सर पहला पेपर हम अपना ऑफिशियली पहला ईयरली पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं एंड स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बीच में आपको कुछ टिप्स दूंगा सर। आ जाए सर। सबसे पहला कहता है गुरजीत इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बेटा। ठीक है। हम ईयरली आईजीसीएससी के नहीं, हम ओ लेवल्स के ही करेंगे बेटा। होता ही है कि फरवरी मार्च का पेपर आईजीसीएससी का आता है। अब क्योंकि आईजीसीएससी और ओ लेवल्स का कोर्स बिल्कुल सेम है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो आईजीसीएससी के पास पेपर्स मतलब आईजीसीएससी की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। जिस तरह आपकी 2 अटेम्प्ट्स होती हैं बेटा, आईजीसीएससी की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो फरवरी मार्च होती है, मई जून होती है, और अक्टूबर नवंबर होती है। ठीक है सर। तो आपके लेवल पे फरवरी मार्च का पेपर नहीं आता, इसलिए आईजीसीएससी का सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है प्रैक्टिस के लिए। हम सारे पेपर्स ओ लेवल्स के ही करेंगे बेटा। और अब ओ लेवल्स के और आईजीसीएससी के मई जून और अक्टूबर नवंबर में पेपर्स भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक फरवरी मार्च उनकी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, जिनमें हमारे यहाँ पेपर नहीं होते, तो हम उनके पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। पहली चीज तो बेटा, तो एयरलीज करते वक्त मैं भी जिस तरह पेपर आपको प्रिंट आउट निकाल के इस पे सॉल्व करने का कहा इसलिए था ताकि आपको ये पता चले कि आपको एग्जाम में किस तरह सॉल्व करना है। अब हम जो भी फॉर्मेट्स, जो भी हम चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी एग्जाम रेलेवेंट होंगी एंड यू हैव टू डू इट एज इट इज एग्जाम में। और अभी पास पेपर सॉल्व करते हुए भी अगर कोई ये बोल रहा है सर अभी तो मैं अपनी चला रहा हूँ, एग्जाम में मैं आपका फॉर्मेट फॉलो कर लूंगा, तो जो आप अभी करोगे वही एग्जाम में भी करोगे। तो अभी से ही हमने एयरलीज में आदत बनानी है। हमने एयरलीज बेसिकली 2020 के 6 पेपर्स, अगर वेरिएंट्स सारे अवेलेबल हुए वो देखना पड़ता है। कभी कभार वेरिएंट्स नहीं होते, एक वेरिएंट, कभी कभार 2 वेरिएंट्स होते, 3 नहीं होते। 2021 के 6 पेपर्स, मई जून अक्टूबर नवंबर बेटा बता रहा हूँ। 2022 के 6 पेपर्स, ठीक है। 2023 के 6 पेपर्स, और 2024 का फरवरी मार्च, और 2023 का फरवरी मार्च, ये मैं आपको करवाऊंगा बेटा। तो ये टोटल 6, 12, 18, 24, 25, 26 पेपर्स हमने कर ले एयरली के। तो इन 26 पेपर्स में अगर आप आदत नहीं बनेंगे ना सर, तो एग्जाम में भी आपकी आदत नहीं होगी, सॉरी टू से। ठीक है। तो होगा क्या सर कि जिस तरह मैं आज पहला एयरली पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने अगला एयरली पेपर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। जिस तरह मैं वर्किंग कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल वैसे ही एयरली पेपर्स करते हुए भी करना है और अपने एग्जाम में भी करना है। ऑब्जेक्टिव यही है बेटा। ठीक है, चले आए, लेट्स स्टार्ट। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई हैं। आपको कह रहा है कि गुरजीत का कैश बुक बना लो और बैलेंस कर दो एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट फर्स्ट फेब। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 डे बुक्स कंपलसरी आता है। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें से पहला क्वेश्चन फिक्स्ड है कि वो डे बुक से या अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का एक आधा पार्ट वो दे के पूछेगा। हमेशा डे बुक्स प्लस अक्रूवल एंड प्री पेमेंट। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट बहुत कम आता है, लेकिन आता है तो वन में ही आता है यूजुअली। ठीक है, वन इज फिक्स फॉर डे बुक्स। अगर कोई डे बुक्स छोड़ के जा रहा है तो फिर फायदा नहीं है सर। तो मैं एक लिस्ट भी भेजूंगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपका रिवीजन प्लान किस तरह आपने डिजाइन करना है इस ईयरली करते वक्त, वो भी मैं आपको भेजूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, किस पे ज्यादा अटेंशन देनी है, किस पे माइल्ड अटेंशन देनी है, किस पे कम अटेंशन देनी है, तो वो सब आपको बताऊंगा। चले आए, तो स्टार्ट करते हैं। कैश से 640 वर्क पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। एग्जामिनर को एंट्रीज बनाकर दिखानी है बेटा। आप जिस तरह मैं कर रहा हूं, मुझे सारे पेपर्स उसी तरह चाहिए। आप यही करके एग्जामिनर को दिखाओगे कि देखो मुझे आता है। तो बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से सर? 640। उसके बाद आपसे कहते हैं सर पेड सैंडी 551 बाय क्रेडिट ट्रांसफर हैविंग डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। सर हमने ऑलरेडी जो है वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा है, और मैंने आपको बताया था क्रेडिट ट्रांसफर बैंक के फॉर्म में होता है। क्रेडिट ट्रांसफर हमने बैंक रिकंसिलेशन के चैप्टर में पढ़ा था। हम अपडेटेड कैश बुक का बैंक कॉलम बनाते थे। तो क्रेडिट ट्रांसफर को यहाँ मैं बैंक लूंगा, कैश नहीं लूंगा। तो अगर आप में से किसी ने कैश लिया है तो उसको ठीक कर लीजिएगा बेटा। तो जनवरी 7 पे तोड़ के एंट्री मैंने आपको सिखाई है बेटा। हम पे कर रहे हैं बेटा, पेड सैंडी। तो 2 एंट्रियां बन जाएंगी बेटा, एक सैंडी डेबिट बैंक क्रेडिट, और एक जो है बेटा सैंडी डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ये 2 एंट्रियां मैं बनाऊंगा बेटा। मैंने आपको तोड़ तोड़ के सिखाई है सर। सर कितना है? सर 551 का 5% पहले निकाल के बता दो बेटा, कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा 551 का 5% निकाल के बता दो बेटा, कितना आता है सर? वैल्यूज बताएं जल्दी जल्दी फटाफट से।
27.55 आ रहा है बेटा इसको, जो है वो राउंड ऑफ कर लो, 28 ले लो इसको आप, ठीक है, एग्जाम में राउंड ऑफ कर देना वरना पॉइंट्स में बड़ा अदाब हो जाएगा। तो 551 माइनस 28 करें तो उतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे सैंडी को बेटा। तो बताएंगे कितने पैसे मैं दे रहा हूँ सैंडी को? हाँ दोस्त, सारे लोग मुझे कैलकुलेटर पे चैट पे वैल्यूज बताएंगे, जल्दी जल्दी। 522, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। चलें आगे हैं। उसके बाद सर पेड 120 फॉर वेजेस, कैश की फॉर्म में पे करने का बोल रहा है बेटा। वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 120। सिंपल है बेटा। क्या डेट है सर? डेट इज 13। सर उसके बाद आपसे कहता है रिसीव पेमेंट बाय चेक 450 फ्रॉम उमा बेटा। उमा डेबिट, ओ बैंक डेबिट, और उमा क्रेडिट बेटा। बैंक डेबिट 450, उमा क्रेडिट 450। किस डेट पे सर? जनवरी 19 पे बेटा। यार ये एक ही दफा सही वैल्यू बता दो ना बेटा। 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, कोई बताएगा? सॉरी, 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, ये राउंड ऑफ करके। तुम्हारा क्यों वैसा 29 आ रहा है, बाकी सब तो 28 बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है भाई ये? अच्छा सॉरी, माय बैड। सर यहाँ सुन लें बेटा आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ये देखें, यहाँ लिखा है पेड सैंडी 551 बाय क्रेडिट ट्रांसफर हैविंग डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। सॉरी माय बैड, मैंने नहीं पढ़ा बेटा। सर हैविंग डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट ऑलरेडी इससे डिडक्ट हो चुका है बेटा। हम 551 पे कर रहे हैं उसको। इधर देख लो बेटा, एग्जाम में एक वर्ड नहीं पढ़ोगे फंस जाओगे बेटा। ऑलरेडी मैं पेमेंट 551 कर रहा हूं बेटा, बहुत गौर से सुन ले सारे लोग। तो सर ये आप चेक करो, अगर 100% पेमेंट मिलनी थी बेटा, और डिस्काउंट अगर मुझे मिला है 5%, तो मुझे पेमेंट कितनी मिली होगी? 95%। यानी ये 95% कंसिस्ट करता है, आपको 5% चाहिए। हमने पढ़ा था ना, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू। बताओगे बेटा डिस्काउंट कितना आता है? हाँ दोस्त, ये एग्जाम में तमीज से पढ़िएगा। डिस्काउंट के पहले वाली अमाउंट दी हुई है आपको या डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट दी हुई है? तो ये 29 का डिस्काउंट आएगा बेटा। क्या ये हमें क्लियर है सर? जी सर, क्या ये क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है हैविंग डिडक्टेड, ऑलरेडी डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका है बेटा। तो डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका है तो आपको वर्क बैक करना पड़ेगा। तो एग्जाम में बेटा बड़ा बड़ा ही कोई तमीज से आपने सवाल पढ़ना होगा सर। एक वर्ड आगे पीछे हुआ, आपका पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा दोस्त। क्या ये क्लियर है सर सबको? हाँ दोस्त, चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है पेड विराज 194 बाय टेलीफोन ट्रांसफर इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस फॉर 200। तो इनवॉइस 200 की थी बेटा, हमने 194 पे किया है फुल सेटलमेंट में। यानी 6 का हमें क्या मिला है सर? सर 6 का हमें डिस्काउंट मिला है। अब जब भी टेलीफोन ट्रांसफर होगा ना बेटा, हम बैंक ही एज्यूम करेंगे टेलीफोन ट्रांसफर में भी। तो आ जाए सर, 21 जनवरी 21। सर वही दो एंट्रीज बनेंगी। सर हमने विराज को पेमेंट की है, विराज डेबिट 194, बैंक क्रेडिट 194, और फिर हमें डिस्काउंट मिला है बेटा, तो विराज डेबिट 6। हिंदू चल रहा है बेटा एग्जामिनर। बैंक सॉरी, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 6। उसके बाद है सर, सर उसके बाद आपसे कहता है विड्रॉ कैश 100 फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज। मैंने आपको बताया था बेटा कॉन्ट्रा एंट्री होती है सर ये। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। सर बना लेते हैं, आ जाए April 25। हमने कैश विड्रॉ किया है तो कैश हमारे पास आ जाएगा और बैंक से पैसा निकल जाएगा। क्या ये सारी एंट्रीज हमें क्लियर हैं? हाँ दोस्त, क्या ये सारी सर ये 415 मिले हैं उमा से, ये देख लें। मैंने 450 यहाँ गलती से लिख दिए, टाइपिंग एरर। 415 है बेटा ये। एग्जाम में आपने बिल्कुल उसको इसी तरह एंट्रीज बना के देनी है, उसके बाद आपने कैश बुक बनानी है।
याद रखिएगा। और अभी पेपर सॉल्व करते वक्त भी आप यही करेंगे। मैं बता चुका हूं, जिस तरह आप करेंगे अभी वैसे ही आप एग्जाम में भी अपनी आदत बनाएंगे। चले आए। तो सर जरा कैश बुक बनाते हैं। सर ये क्या कहता है, पहले एंट्री बैंक डेबिट 640 ऑपोजिट नाम सेल्स, बीडी ऑलरेडी डले में बेटा। स्टार्ट कर दें रिकॉर्डिंग करना। 640 ऑपोजिट नाम सेल्स, January 4। सर उसके बाद बैंक क्रेडिट 551, ऑपोजिट नाम सैंडी बेटा। डिस्काउंट मिला है 9 का, सॉरी 29 का। सर डेट क्या है, सर डेट इज January 7। थोड़ा तमीज से लिख देते हैं इसको, January 7। सर फिर आए, सर फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 120 से, ऑपोजिट नाम वेजेस। 120 से ऑपोजिट नाम वेजेस, किस डेट पे सर, सर January 13 पे। जहां जहां नहीं है बेटा डैश डैश डाल दो ताकि आपको आसानी रहे। सर उसके बाद बैंक डेबिट हो रहा है 415 से, ऑपोजिट नाम उमा। 415 से ऑपोजिट नाम उमा। डेट चेक कर लो बेटा, क्या डेट है। सर January 19, लिख लें Jan 19। उसके बाद बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा 194 से, और आपको 6 का डिस्काउंट मिला है बेटा विराज के नाम से, January 21। उसके बाद बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है सर, कैश में पैसा आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 100 से, ऑपोजिट नाम बैंक आ जाएगा। कैश को डेबिट करें बेटा 100 से, ऑपोजिट नाम बैंक आ जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा ये। और वहां पे कैश क्रेडिट हो जाएगा 100 से, ऑपोजिट नाम बैंक आ जाएगा। सी से डिनोट करने का कहा था कॉन्ट्रा एंट्री को, याद रखिएगा हमेशा। April 25 पे, सॉरी January 25, ये April 25 क्यों लिख दिया मैंने, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभार। आ जाए January 25। तो January 25, जरा मुझे पहले बेटा, सबसे पहले मुझे बैंक का जरा टोटल बता दें, दोनों साइड्स का क्या आ रहा है। हाँ दोस्त, जरा जल्दी से मुझे बैंक का टोटल बता दें बेटा, दोनों साइड्स का हैवी टोटल क्या है। जरा जल्दी से बता दें फटाफट से दोस्त। 2645 बेटा मेरे बैंक का टोटल है। सर शॉर्टेज किधर है, कोई बताएगा मुझे। सर शॉर्टेज किधर है, कोई बताएगा बेटा मुझे। क्रेडिट पे कितने की शॉर्टेज है January 31। बताएं सर, 1900 की शॉर्टेज है। सर उसके बाद आए आप, सर उसके बाद कैश का टोटल करेंगे तो 275 टोटल है बेटा। और आपका शॉर्टेज कितना आ रहा है जरा बता दें। 55 का चेक करो, 55 का आ रहा है शॉर्टेज बेटा। और डिस्काउंट कितने का मिला है सर हमें, जरा ऐड कर लें। डिस्काउंट रिसीव कभी सीडी बीडी नहीं होता बेटा, बताया था। कितना आ रहा है ये चेक करें। यार अब ये कैलकुलेशन एरर अगर इस तरह करोगे मैं कैसे पेपर करवाऊंगा बेटा। एक ही दफा सही वैल्यू बताओ ना यार। ये 2645 कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 2545। इस तरह मजाक करना है तो बता दो बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ। 2545 है सर ये किसने बताया था 2645। रानिया, वैल्यू आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता क्या। बताया बेटा कितना आ रहा है। ये मैंने यहाँ, मैंने बैंक में लिखना था बेटा, एक सेकंड। तो ये मैंने यहाँ एक एरर किया है, बताओ बेटा कितना आ रहा है। सीडी कितना आ रहा है बताएं सर। सीडी 1700 आ रहा है, चेक करें। चेक करो दोस्त, सीडी 1700 आ रहा है। चलें, जरा इसका टोटल बता दें बेटा, डिस्काउंट का मुझे कितना आ रहा है सर। 35। जिसने यहाँ तक किया उसका 1 मार्क कट जाएगा बेटा। बैलेंस बीडी अगला आपको लिखना है, जरूरी है, उसका 1 मार्क है सर। बैलेंस बीडी, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ डिस्काउंट में भी कुछ भी नहीं है बेटा। 55 और 1700। क्या ये कैश बुक
सर ये 155 है, मैंने 100 शिफ्ट कर दिया था ना बेटा अभी। चलें आगे आए। उसके बाद है सर, अगले पार्ट में क्या कहता है? कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट वेदर ईच आइटम वुड बी यूज्ड टू अपडेट कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर हमें पता है सर, डिसऑनर्ड चेक होता है तो कैश बुक में आता है बेटा, बैंक चार्जेस होता है तो कैश बुक में आता है, बैंक अगर कोई एरर करता है तो बैंक रिकंसिलिएशन में आता है। वेरी सिंपल सर। उसके बाद है, क्या कहता है? गुरजीत इज कंसिडरिंग पेइंग अमाउंट्स ऑफ लेस देन 20 वाया पेटी कैश। He would pay all larger amounts by bank transfer or card payment. He would also require his customers to pay all amounts due by bank transfer or card payment. Gurjeet would stop issuing and receiving checks. Advise Gurjeet whether or not he should make the above changes. Justify your answer by providing पॉइंट्स फॉर अग्री फॉर एंड अगेंस्ट मेकिंग दीज चेंजेस। अब बेटा 5 मार्क्स का है आपके पूरे पेपर में सर। आईजीसीएसई भी इस तरह पूछता है, ओ लेवल्स भी इस तरह पूछता है, एडवाइस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तकरीबन समझ लें 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में तो ये एडवाइस पूछेगा ही बेटा। तो मैं आपको तमीज से एक दफा लिखना सिखा रहा हूँ कि इस पूरे पेपर में जितने भी एडवाइस देंगे मैं आपको लिखवाऊंगा। अगले पेपर से आपने खुद लिखना है। सबसे पहले तो आपको मार्किंग स्कीम समझनी पड़ेगी बेटा। इसकी मार्किंग स्कीम क्या है? इसकी मार्किंग स्कीम ये है बेटा, 5 पॉइंट्स है तो फॉर के लिए आपको जो है वो 2 मार्क्स, यानी दो दो बातें लिखनी है बेटा। अगेंस्ट के लिए आपको 2 बातें लिखनी है, और 1 मार्क आपकी कंक्लूजन का होगा, याद रखिएगा। तो अगर सर ये 7 मार्क्स का होता तो मैं क्या करता? 7 मार्क्स का होता तो 3 3 मार्क इसके होते, 1 मार्क कंक्लूजन का। तो जब भी एडवाइस वाला सवाल आएगा, 1 मार्क कंक्लूजन के रख के बाकी इक्वली स्प्लिट करके आपको उतनी बातें एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। तो सर ये आपसे कहता क्या है कि हम चाह रहे हैं कि 20 से कम जितनी भी पेमेंट्स है ना सर, वो जो है वो हम पेटी कैश बुक से करें, और लार्जर पेमेंट्स के लिए हम बैंक ट्रांसफर या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करें। या तो वो बंदा हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करे, या हमें जो है वो कार्ड से पेमेंट हम भी करें और कस्टमर भी हमें करें। और हम जो है बेटा चेक्स से अपना जो चेक्स का जो है हमारा वो है वो हम बंद कर दें। अब बेटा हमें फॉर के अगेंस्ट भी लिखना है, फॉर मतलब फॉर यानी पॉजिटिव पे भी लिखना है इस काम के, और नेगेटिव पे भी लिखना है। तो अब बेटा देखो, एग्जाम में पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट धड़ाधड़ लिखना नहीं शुरू कर दोगे। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि सर मैं क्या क्या बातें लिख सकता हूँ। तो मैं आपके सामने पहले जो है वो एक आंसर प्लान बनाता हूँ बेटा। आप भी बनाएंगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। एक दफा आपके पास आंसर प्लान आ गया बेटा, फिर आप आराम से ड्राफ्टिंग कर सकते हो। तो अगर मैं इसके आंसर प्लान की बात करूं और मैं फॉर की बात करूं बेटा, तो फॉर में पहला पॉइंट तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सर फॉर का मतलब फेवर, मैं इस डिसीजन को फेवर देना चाह रहा हूँ। फॉर का मतलब फेवर है बेटा। तो मैं फेवर कैसे दे सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि चेक्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लियर। भाई हमने पढ़ा था ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, अनप्रेजेंटेड चेक और यूसीडी होते ही बैंक क्लियरिंग के टाइमिंग की वजह से थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अगर आप धड़ाधड़ हाथ के हाथ बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दोगे, ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना है बेटा आजकल। ऑनलाइन ट्रांसफर में क्या होता है, आप लोग मुझे फीसेस भेजते हैं, जो किस तरह भेजते हैं, आपके अम्मी अब्बू अपने बैंक अकाउंट में मेरा बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, ठक मैसेज भेजा, फीस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। चेक देंगे, कब चेक मेरे पास आएगा, कब मैं चेक डालूंगा। चेक अगर डिफरेंट बैंक का हुआ तो पैसे भी 2 3 दिन बाद आते हैं, तो 100 फजीते हैं बेटा। तो अगर कंपनी ये करती है कि बैंक ट्रांसफर या कार्ड से पैसे लेती है, तो फौरन उसी वक्त कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे। चेक बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो चेक को बंद करना एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सर। दूसरा, सर और क्या लिख सकता हूं? सर जब आपको चेक मिलेगा या आप चेक पे करोगे तो जाहिर सी बात है कैश निकलवाओगे। भाई चेक, अगर चेक कैश का हुआ तो आप जो है वो चेक कैश करवाओगे बेटा। तो कैश से क्या होगा सर? जो स्टोलन कैश होने का खदशा है वो कम हो जाएगा। आपका पैसा, आपको आपके कस्टमर ने आपको चेक कैश का बना के दिया, आपके अकाउंट में नहीं जा सकता। आपने चेक गए बैंक में, पैसा लिया, पैसा आपके पास आ गया है। अब वो पैसा चोरी होने का खतरा है बेटा। बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखूंगा क्योंकि 5 मार्क्स का है। 2 फॉर के उसमें लिखने और 2 अगेंस्ट के। अच्छा, फॉर का तो हो गया। अगेंस्ट, सर सम कस्टमर स्लैश सप्लायर्स प्रेफर कैश ट्रांजेक्शंस। सर पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा होता है बेटा, आप लोग को आइडिया होगा। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ पे बहरीन में हूँ बेटा, एक दिन भी मैंने कैश नहीं निकलवाया।
जिस तरह जो है वो आपके पाकिस्तान में जैस कैश वगैरह चलता है, लिमिटेड लोग चलाते हैं, यहाँ एक एप्लीकेशन है, हर चीज डिजिटलाइज्ड है बेटा। तो हमसे स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो पाकिस्तान में क्या होता है बेटा, ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आप ये लाओगे बेटा, अगर आप जो है वो कैश ट्रांजेक्शन्स, कस्टमर या आपका सप्लायर प्रेफर करता है, और आप बोलोगे नहीं भाई सबके लिए एक ही पॉलिसी है, तो हो सकता है वो कस्टमर आपसे माल लेने ना आए, या हो सकता है वो सप्लायर आपको माल ना दे बेटा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया अगेंस्ट का, कि कुछ कस्टमर और कुछ सप्लायर्स का शुरू से यही होता है बेटा, कि वो जो है प्रेफर करते हैं कैश ट्रांजेक्शन। प्रेफर किस लिए करते हैं कैश ट्रांजेक्शन? या तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, जाहिर सी बात है, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आपका पूरा ट्रेल बनता है, तो ये एफबीआर वाले और ये सब आपका ट्रेल चेक कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ कस्टमर्स के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता भाई, वो तो इतने छोटे होते हैं, वो तो नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शन में ही बिलीव करते हैं। तो कुछ लोग बैंक अकाउंट इसलिए नहीं देना चाहते कि ट्रेल ना पता चले, और कुछ लोग बैंक ट्रांजेक्शन्स इसलिए नहीं करते बेटा कि वो ये चाहते हैं कि सर जो है ना, हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आप हम आपको कैसे पैसे पे करें या हम आपको कैसे पैसे ट्रांसफर करें। तो एक तो पॉइंट ये हो गया अगेंस्ट का। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर? अ चार्ज मे बी इनकट फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। कभी आप बेटा आपकी लिमिट से ज्यादा आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो चार्ज होगा। ठीक है। तो अ चार्ज में भी इनकट फॉर इलेक्ट्रॉन, चेक में तो कोई चार्ज ही नहीं कटता बेटा। चेक में तो जिस तरह जब दोगे पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकती हैं रानिया। ठीक है। मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये क्या है चेक स्टोलन कैश वाला। आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया बेटा, ठीक है, और आप जो है वो बैंक गए, बैंक से पैसा निकलवाया, बैंक से पैसा निकलवा के अपने बिजनेस पहुंच रहे थे, रास्ते में ही कैश चोरी हो गया बेटा। तो ये खदशा होता है चेक और कैश के पेमेंट में। चले, मैंने दो दो पॉइंट लिख दिए हैं बेटा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट मैंने ये दो लिखे हैं। अब मैं किस तरह एडवाइस वाले सवाल लिख रहा हूँ, आपने बिल्कुल वैसे ही पैराग्राफ पैराग्राफ में लिखना है बेटा, पॉइंट्स में नहीं लिखना हमने। तो आए जरा, मैं लिखता हूँ और आप चेक करेंगे कैसा मैं लिखता हूँ, और आपने भी बिल्कुल वैसा ही लिखना। इफ गुजरीत मेक द above changes, it will help the business as dealing in checks is time consuming because it takes a lot of time to clear payments। ये मैं लिखूंगा तो मुझे पहला मार्क मिलेगा बेटा। खाली ये पॉइंट लिखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इलेबोरेट, तभी मार्क मिलेगा सर। फर्दरमोर फर्दरमोर डीलिंग इन, अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा फर्दरमोर से, तो आप फॉर का एक पैराग्राफ बना लो और आप अगेंस्ट का एक पैराग्राफ बना लो। तो फर्दरमोर डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में reduce the risk of cash being stolen because Gujarat will be dealing because Gujarat will be dealing इन कैशलेस ट्रांजेक्शन्स। कैशलेस ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता है बेटा। तो जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं होगा सर, तो कैश चोरी होने का खतरा भी नहीं होगा। यहां तक मुझे दो मार्क्स मिले हैं बेटा फॉर के। पहला मार्क यहां और दूसरा मार्क बेटा यहां पे। अभी आई हैव टू स्कोर 3 more मार्क्स। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट पैराग्राफ से अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट में क्या है सर? इफ गुजरीत deals in electronic transactions, there is a chance
that sales and purchases of the business might get affected because, क्या पॉइंट लिखा था, बिकॉज some customers slash suppliers prefer to deal in cash transactions as they might not have a bank account or may not be willing or may not be purposely willing to share their electronic details. पहला मार्क मुझे यहां मिला है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बेटा उसको, ये पूरा पहला मार्क मुझे यहां मिला है। ठीक है सर, अब दूसरा लिखता हूं। मोर ओवर, क्या पॉइंट लिखा था हमने, चार्ज में बी इनकट फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बेटा। मोर ओवर डीलिंग इलेक्ट्रॉनिकली, बेटा चेक लेना देना ही तो बंद किया है, यहाँ पढ़ो ना, ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी क्या, गुजरीत वुड स्टॉप इशूइंग एंड रिसीविंग चेक्स। मूसा पढ़ते नहीं हो क्या सवाल? भाई जब चेक बंद किया है तो कैश भी बंद होगा ना ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है। अज्यूम बात है कि हर चीज में वो बैंक ट्रांसफर और कार्ड पेमेंट ही कर रहा है, ना वो चेक्स ले रहा है ना वो कैश ले रहा है बेटा। जब चेक्स नहीं ले रहा तो कैश तो दूर की बात है। क्लियर है? मोर ओवर डीलिंग इलेक्ट्रॉनिकली may result in some charges which are not there when dealing in checks या कैश ट्रांजेक्शन्स बेटा। यहां तक मुझे 4 मार्क्स पूरे मिले हैं बेटा, अभी भी 1 मार्क रहता है और वो मार्क मेरा कंक्लूजन का है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ऑर्डर टू, कंक्लूजन में अब बेटा कंक्लूजन खाली ये नहीं दे देनी कि सर मेरे हिसाब से जो है वो ये होना चाहिए कि हम बस चेक वाली चीज एक्सेप्ट कर लेंगे या हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। यू हैव टू सपोर्ट योर कंक्लूजन बेटा, खाली ये नहीं लिख देना कि ये होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू प्रॉपर जस्टिफायर, एक आध कमेंट लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूं कि गुजरीत को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, सो आई हैव टू सपोर्ट इट। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं सर कि गुजरीत should adopt इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रांजेक्शंस, मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अडॉप्ट कर रहा हूं, आप चेक वाला कर सकते हो। आपने अगेंस्ट लिखा है तो आप अगेंस्ट के बारे में भी अपना फेवर दे सकते हो कि देखो मैं अगेंस्ट हूं इलेक्ट्रॉनिक के, तो आप प्रॉपर सपोर्ट करिएगा, आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। हर बच्चे की यहाँ थिंकिंग अलग होगी बेटा, आपको बस प्रॉपर सपोर्ट करना आना चाहिए, एग्जामिनर दोनों कंक्लूजन एक्सेप्ट करेगा। तो गुजरी शुड adopt इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रांजेक्शंस as it will not involve any risks. Gujarat should adopt electronic system for transactions as it will not involve any risks with regards to timing differences, या with regards to, हम इसको थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं, as it will not involve which are not yes, with regards to handling or making payments। अब बेटा मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, प्रॉपर तमीज से इसको स्लो स्लो पढ़ें। सर स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सर ये तो हमने लिख लिया है ना, मैंने थ्योरी में लिखवाया है बेटा, रेफर थ्योरी हैंडआउट, लिख लेंगे ना सर हम?
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताया था? वेयर द डिपॉजिटर विड्रॉज एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ हिज बैंक अकाउंट बैलेंस, बैंक चार्जेस बैंक रिकंसिलिएशन में लिखवाया था बेटा, लिख लेंगे ना हम सर? हाँ दोस्त, चलें आगे आए। उसके बाद अगला सवाल कहता है समीर बाइज एंड सेल्स ऑन क्रेडिट, ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर 1 जनवरी पे रिसीवेबल्स दे रहा है, यानी बीडी है बेटा। आपको टोटल्स फॉर द ईयर दे दिए, ये सब दे दिया। और आपसे कहता है इन एडिशन वन ऑफ द समीर ट्रेड रिसीवेबल्स रिया हैज बिकम बैंकक्रप्ट एंड समीर विल नॉट रिसीव $188 which she owes to him. समीर thinks he received most of the amounts due to him from his receivables. तो बैंकक्रप्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया था बेटा बैंकक्रप्ट यानी बेड डेट हो गया है, कंफर्म हो गया है कि मेरा डेटर जो है वो मुझे पैसे नहीं देगा। चले आए। तो आपसे कहते हैं प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओड बाय रिया। सर समीर जो है वो बिजनेस है, सेलर है, और रिया जो है बेटा वो कस्टमर है। तो एंट्री बना लेते हैं सर। सर डेट तो बताई भी नहीं है वैसे, तो हम 31 दिसंबर ही डालते हैं बेटा, नहीं नहीं बताई भी अलग से डेट। मैं एंट्री क्या बनाऊंगा बेटा, बेड डेट्स की, बेड डेट डेबिट रिया क्रेडिट बेटा $178 से। और नेरेटिव लिख कह रहा है नेरेटिव इज रिक्वायर्ड। अब सुनिएगा, नेरेटिव आपको लिखना है बेटा। सर मैं क्या नेरेटिव लिखूंगा? सर आपको नेरेटिव यही लिखना है कि क्या आपने किया है। तो सर मैं क्या लिखूंगा नेरेटिव? सर टू राइट ऑफ, ये वैसे आईजीसीएसई में नेरेटिव पूछता है, आपके पेपर में नहीं पूछता, लेकिन हमने सस्पेंस में नेरेटिव लिखना सीखा है बेटा। टू राइट ऑफ रियाज अकाउंट बिकॉज ऑफ बैंक्रप्सी। आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों किया है ये। चलें। स्टेट 2 रीजंस व्हाई समीर शुड यूज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। मैं थ्योरी साथ साथ खोल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, पहला पेपर है तो बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है वो कहाँ से थ्योरी लिखनी है, ये सब बता देता हूँ मैं आपको, आ जाए। सर ये थ्योरी मैंने आपको दी थी, आ जाए जरा। और इसमें प्रोविजन के चैप्टर पे आ जाओगे बेटा, तो आपको वाई स्टेट वाई प्रोविजन इज यूज, ये आपको पता चल जाएगा बेटा। तो आ जाए। वाई डज अ बिजनेस चार्ज प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेटा ये आ गया है सर। तो हमसे पूछ रहा है स्टेट 2 रीजंस व्हाई समीर शुड यूज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा? बिजनेस चार्जेस प्रोविजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द अमाउंट दैट डेटर माइट नॉट पे, दिस इज रिकॉर्डेड एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट व्हिच स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड टुडे। तो रेफर थ्योरी पेज 6। क्या हम एट द डिट्टो ये लिख लेंगे सर? हाँ सर, क्या हम एल्गोरिथम लिख लेंगे सर? इसी दिन के लिए थ्योरी का हैंडआउट दिया था, ताकि जितनी भी रोटलन वाली थ्योरी है वो आप लिख सकें। चले आए। अब बेटा हमें बनाना है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर पहले हम देख लेते हैं डेटा। सर बीडी कहाँ जाता है, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ बेटा, डेबिट पे जाता है। सर कैश सेल्स नहीं आता। सर क्रेडिट सेल्स डेबिट पे जाता है। सर रिटर्न क्रेडिट पे जाता है। बैंक ट्रांसफर क्रेडिट पे जाता है। कैश क्रेडिट पे जाता है। इंटरेस्ट चार्ज डेबिट पे जाता है। कॉन्ट्रा क्रेडिट पे जाता है। डिस्काउंट अलाउड बेटा क्रेडिट पे जाता है। और बेड डेट्स भी आपको लेना पड़ेगा, वो भी आप किस में लोगे बेटा? क्रेडिट साइड पे लोगे। ठीक है मिस, ये जो डेटर माइट नॉट पे है, ये एक पॉइंट है, और प्रूडेंस दूसरी बात है मिस रानिया। चलें आगे हैं। तो सर बना लेते हैं रिसीवेबल्स का लेजर। सर बैलेंस बीडी 1 जनवरी। अब बेटा एक चीज इंश्योर करना, नाम वही लिखना जो एग्जामिनर ने यूज किया है, ठीक है? तो मैं यहाँ क्रेडिट सेल्स एग्जामिनर लिखा है तभी लिख रहा हूँ, मैं रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर लिखूंगा। अब यहाँ तुम सेल रिटर्न नहीं लिख लेना बेटा। एग्जाम में अच्छी अप्रोच, सेफेस्ट अप्रोच क्या है, जो नाम एग्जामिनर ने लिखा है वही तुम लिखना। तो रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ही नाम लिखेंगे बेटा आप।
उसके बाद आए, उसके बाद सर बैंक ट्रांसफर रिसीव्ड। अब अगर जगह नहीं है तो बैंक ट्रांसफर रिसीव्ड तो लिख ही लो बेटा, पूरा नहीं लिख सकते अगर तो, लेकिन लिखना वही जो एग्जामिनर ने लिखा है सर। और सर कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बेटा। मैंने आपको रिसिप्ट्स का वर्ड लिखवाया था, लेकिन वो फॉर्मेट याद करने के लिए लिखवाया था, एग्जाम में आप ये लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज लिख लें डेबिट पे बेटा। अभी वैल्यूज में लिखता हूँ इनकी, ठीक है। और क्या है सर? सर और है कॉन्ट्रा एंट्रीज और डिस्काउंट अलाउड। कॉन्ट्रा एंट्रीज और डिस्काउंट अलाउड। तो आ जाए सर, मैं जरा इनकी वैल्यूज उठाता हूँ। डेट तो बेटा सबकी 31 दिसंबर ही है, इन सबकी डेट 30, और बेड डेट भी है बेटा। तो आ जाए सर, जरा वैल्यूज उठाते हैं अब इनकी। सर 10115। क्रेडिट सेल्स कितनी है सर? 13124,670। सर और क्या है? सर रिटर्न 5234,98620, 5234,98620। और सर 11470 और 139, 11470 और 139 बेटा। उसके बाद है सर, उसके बाद 1833 और 3125, 1833 और 3125 और 178 का बेड डेट सा बेटा। जरा मुझे टोटल बता देंगे मेरा टोटल कितना आ रहा है? हाँ दोस्त, जल्दी से टोटल बता दें सर कितना आ रहा है। 134,924। सीडी बता दो बेटा कितना आ रहा है? सीडी बता दें सर कितना आ रहा है? 14464। जिसने यहाँ तक किया उसका 1 मार्क कट गया, बताया था। अगले साल का बीडी लिखना जरूरी है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी टी अकाउंट हो, हर साल अगले साल का बीडी लिखना है आपने। क्या ये क्लियर है सर? हमें मुफ्ते के 9 मार्क्स बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर हमें। अगले पार्ट पे आए सर, कहता है समीर इज कंसर्न्ड about his ability to pay his trade payables. He is considering whether to stop allowing cash discount to his credit customers so that he will have more cash coming in and can pay his trade payables more easily. Advise Samir whether or not stop allowing cash discount. Justify your answer by providing advantages and disadvantages of stopping cash discount to his credit customers. Again बेटा 5 मार्क्स का है, इसका मतलब आपको एडवांटेजेस लिखने, डिस्काउंट स्टॉप करने के 2 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस के, और 1 मार्क आपकी कंक्लूजन का होगा। सारे एडवाइस वाले सवाल, सारे एडवाइस वाले सवाल आपको इसी तरह करने होंगे बेटा। अब आंसर प्लान बना लेते हैं, आ जाए पहले तो कि हमें लिखना क्या है बेटा। पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात कर लेते हैं सर। डिस्काउंट का, डिस्काउंट ना देने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा सर? अगर मैं कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दूंगा, मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा बेटा। तो क्योंकि डिस्काउंट इज माय एक्सपेंस बेटा, डिस्काउंट अलाउड इज माय एक्सपेंस। पहले एडवांटेज लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड अगर आप कम कर दोगे, इससे आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, और एक्सपेंस कम हो जाएगा तो हमें पता है हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा, तो इससे होगा क्या? हमारा फायदा होगा सर। सर दूसरा, सर दूसरा एडवांटेज क्या होगा सर? क्योंकि आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, सो नाउ मोर कैश विल बी अवेलेबल। अब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो हम पेबल्स को पेमेंट कर सकते हैं। सर डिसएडवांटेज क्या होगा? सर, सर इससे बेड डेट बढ़ जाएगा। हो सकता है कस्टमर पे ही ना करें। पहले इसलिए पे कर रहे थे कि कंपनी उनको फायदा दे रही थी। सर डिसएडवांटेज दूसरा क्या होगा? कस्टमर में स्विच टू कंपेटिटर। आपने अगर डिस्काउंट बंद कर दिया, कस्टमर कंपेटिटर के पास चले जाएगा जो उनको डिस्काउंट देगा। तो आ जाए, मैं लिखता हूं, इफ समीर डिसाइड्स
to stop allowing cash discount. Then the expense of the business. Then the expense of the business will reduce, thereby increasing profits for Samir's business. तो एक तो बेटा ये हो गया कि अगर हमने जो है वो एक्सपेंस कम कर दिया तो ये हो जाएगा मोर ओवर या फर्दर मोर। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, फर्दर मोर as cash discounts are stopped, therefore more cash will be available to Samir in order to pay its trade payables। और हमने पढ़ा था बेटा लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, thereby increasing, okay लाइबा, thereby increasing liquidity of Samir's business। तो ये 2 मार्क्स मुझे मिल गए बेटा पॉजिटिव के। अब डिसएडवांटेज लिखते हैं। However, stopping cash discounts may increase, however, stopping discounts may increase the risk of bad debts as the customers may not pay or take longer time to pay। या तो कस्टमर पे नहीं करेंगे, भाग जाएंगे पैसे लेके, या वो ज्यादा टाइम लेंगे पेमेंट करने के लिए, बोलेंगे जब डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा तो मैं क्यों जल्दी पैसे दूं, मैं डिले से पैसे दूंगा। Furthermore, there is also a chance that the customers might switch to the competitors offering discounts। हमारे पास से कस्टमर्स भी चले जाएंगे बेटा, which will result in fall of sales for Samir's business। अब बेटा सब अब कंक्लूजन देनी है बेटा, 2 पॉजिटिव लिख लिए 2 नेगेटिव लिख लिए, तो मैं ये लिखूंगा समीर शुड नॉट, आप कुछ और भी लिख सकते हैं बेटा, आप कह सकते हैं हाँ बंद कर दो भाई कैश डिस्काउंट देना, समीर शुड नॉट स्टॉप गिविंग कैश डिस्काउंट्स, otherwise debtor will not pay on time, creating cash flow problems for business। उसके बाद कहते हैं सजेस्ट वन अदर एक्शन विच समीर कुड टेक टू इंश्योर दैट ही हैज सफिशिएंट कैश टू पे हिज ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा बहुत ज्यादा इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो, आप अपने एक्सपेंस रिड्यूस कर दो, आपके पास सरप्लस नॉन करंट एसेट्स पड़े हैं जिनका कोई काम नहीं है, आप उनको सेल कर दो, आप जो है वो लॉन्ग टर्म लोन ले लो। 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आपको एक कोई भी पॉइंट लिखना है आप लिख सकते हो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, जरा इस थ्योरी वाले पार्ट को रीड करें स्लो स्लो और मुझे बताएं क्या ये क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए सर। क्लब्स का सवाल है बेटा, हमारा आखिरी चैप्टर हमने यही किया था,
कहता है स्पोर्टिंग एक्सीलेंस क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट फैसिलिटीज फॉर इट मेंबर्स। इट आल्सो रन्स अ शॉप वेयर मेंबर्स कैन बाय स्पोर्ट्स वेयर। क्लब के एसेट्स एंड लायबिलिटीज जीएम है बेटा 31 दिसंबर 22 और 23। 22 इज माय बीडी बेटा और 23 इज माय सीडी। अभी हमने लास्ट चैप्टर यही पढ़ा था। आपको कहता है प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस। आ जाए बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सर 1 जनवरी 2022 बैलेंस बीडी एरियर्स बेटा। ये एरियर्स मैं आपकी आसानी के लिए लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि फॉर्मेट याद हो कि कहाँ क्या लिखना है। एग्जामिनर कहता है बैलेंस बीडी लिख के दे दो, बहुत है। ये तो आपको डिस्टिंक्शन करने के लिए आप लिख लीजिएगा बेटा। सर उसके बाद 31 दिसंबर पे बैलेंस सीडी एडवांस, और 31 दिसंबर पे बैलेंस सीडी एरियर्स। चले आए जरा उठाते हैं डेटा बेटा। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बेटा ये रहा बीडी, ये रहा सीडी, ये रहा 610 और 570। 610 बीडी है, 570 सीडी है बेटा। उसके बाद आए सर एरियर्स है 480 और 465, 480 और 465। सिंपल है बेटा। उसके बाद आए सर, सर सब्सक्रिप्शन इस दफा मिली कितनी है सर? 11,950 सब्सक्रिप्शन इस दफा मिली है बेटा। तो 11,950 रेसिट्स एंड पेमेंट से उठाई है बेटा मैंने। नाम बेटा यही लिखने हैं, मार्क्स कटेंगे सर। चेक कर ले कोई बेड डेट शेड डेट है क्या सर? सर कोई भी बेड डेट नहीं है, मुफ्ते के 6 नंबर हैं बेटा। मुझे टोटल बता दोगे कितना आता है? हाँ दोस्त, मुझे टोटल बता दोगे बेटा कितना आता है? 13,025 बेटा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है कोई बताएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है कोई बताएगा सर? 11,975। सर 31 दिसंबर 23 पे सर मैंने ये डेट सॉरी गलत लिखी है। ये 1 जनवरी 23 इज माई ओपनिंग बेटा। सॉरी फॉर लिखने के लिए। 31 दिसंबर, 1 जनवरी 23 है, 31 दिसंबर 23 होगा, 1 जनवरी 23 होगा, 31 दिसंबर 23 होगा। रिसिप्ट 31 दिसंबर 23 की हैं। और अगले साल का बीडी लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत किया। 1 जनवरी 24 बैलेंस बीडी एरियर्स बेटा 465। और सर 1 जनवरी 24 बैलेंस बीडी एडवांस 570। चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है प्रिपेयर रेंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। बेटा रेंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट मतलब पाप का अकाउंट बनेगा बेटा। बैलेंस बीडी प्रीपेड, बैलेंस बीडी अक्रूड। आसान आसान पार्ट है सर, आसान पेपर है। सर बैलेंस सीडी अक्रूड, और सर बैलेंस सीडी प्रीपेड। सर वही 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 23। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से पेमेंट किया होगा हमने कुछ इसका, वो आ जाएगा 31 दिसंबर 23। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 23। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 23। तो आ जाए जरा सर पेमेंट्स उठा लेते हैं। सर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस आ रहा है 240 और 250। 240 और 250 है बेटा, ले लें। 240 एंड 250 एडवांस है बेटा, 240 एंड 250। तो ये 0 0 है बेटा, कोई अखरूट दिया हुआ ही नहीं है मुझे। ठीक है, और मैंने जो है वो क्लब रेंट एंड इंश्योरेंस पे कितना किया है बेटा? 7390 पे किया है बेटा, ले लें 7390। मुफ्ते के 4 नंबर बेटा, इतने हलवे 4 नंबर, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जामिनर से? जरा बताएंगे टोटल कितना आता है? हाँ दोस्त। और अगले साल का बीडी भी आ जाएगा बेटा, बैलेंस बीडी प्रीपेड 250 बेटा। नहीं लिखा मार्क्स कट जाएंगे, बिला वजह मार्क्स लूज मत करना इतने आसान पार्ट्स में। टोटल आ गया बेटा 7630। जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता देंगे बेटा मुझे कितना आ रहा है? हाँ दोस्त। 7380, 31 दिसंबर 23 पे बेटा। तो सर
बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी ये। उसके बाद है आपसे कहता है शॉप परचेजेस, मैंने आपको बताया था बेटा, एग्जामिनर पीएलसी बनवाता है बेटा इसमें, तो पीएलसी आपको बनाना पड़ेगा बेटा। बैलेंस बीडी मैंने आपको सिखाया था ना बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में निकालने का। बैलेंस सीडी, पेमेंट टू सप्लायर यहाँ आ जाएगा बेटा, और आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा क्रेडिट परचेजेस। तो आ जाएं सर जरा ट्रेड पेबल्स का बीडीसीडी देखते हैं। सर ट्रेड पेबल्स का बीडीसीडी है 2140 एंड 2470। 2140 एंड 2470। और सर हमने पेमेंट्स कितनी की हैं? सर 23290। जरा बताएंगे बेटा कितना आता है मेरा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेजेस का? हाँ दोस्त, इतना आसान पार्ट बेटा, इतने मुफ्त के नंबर बांट रहे हैं ये। सर इस पे क्रेडिट बताएं कितना आता है दोस्त? 23620। उसके बाद है सर इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है सर, बड़ी ही आसान। सर सेल्स से स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं क्या वर्ड एग्जामिनर ने लिखा है बेटा, वही वर्ड यूज करना। सर शॉप सेल्स लिखा है एग्जामिनर ने 31890। 31890 मैंने आपको बताया था, एग्जामिनर ने जो नाम लिखा हो वही लिखिएगा बेटा। शॉप सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस मैंने अभी पिछले पार्ट सी में निकाला है बेटा, पार्ट सी से उठा रहे हैं। कितना? 23620 बेटा। सर ओपनिंग क्लोजिंग उठा लेते हैं, आ जाएं। सर ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा, शॉप इन्वेंट्री 2500 एंड 2750। 2500 एंड 2750 जरा माइनस करके बताएंगे बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा बता दें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है। इनकम स्टेटमेंट नहीं होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है बेटा, क्योंकि क्लब अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं यार। 23370। जरा ग्रॉस प्रॉफिट बताएंगे बेटा कितना आता है? कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 8520। सर उसके बाद आए कुछ एक्सपेंसेस दिए मैं बेटा आपको। सर हमें शॉप से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ लेने होंगे। सर सिर्फ एक एक एक्सपेंस आ रहा है विच इज शॉप वेजेस 3268। 3268 लेस एक्सपेंसेस 3268 बेटा। बाकी सारे एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं, हमें यहाँ इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोला है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बोला है। वो सिर्फ एक एक्सपेंस है इसलिए उसने इनकम स्टेटमेंट का नाम यूज किया है बेटा। तो जरा बता देंगे प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग कितना आता है? हाँ दोस्त। 5252। क्या ये है? मैं के बाद सर रेफर थ्योरी, रेफर थ्योरी लिख लेना थ्योरी से बेटा। अगले सवाल पे आए सर, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है सारा इज अ ट्रेडर, शी हैज प्रिपेयर्ड हर इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट दिखा रहा है 20810। शी हैज क्लोज द लेजर अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर क्लोजिंग इन्वेंट्री टू इनकम स्टेटमेंट। हमें क्या करना है सर? हमें इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है। ओहो भाई, सर हमने तो आज तक कभी इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाया है। सर नहीं बनाया है तो अभी सीख लेंगे, आ जाए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बड़ा आसान होता है इन्वेंट्री का अकाउंट बेटा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा। बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है, और अब मैं क्या क्या इसमें लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो आप बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ले जाएं, सीडी है ये हमारा 6275 बेटा, तो बैलेंस सीडी 6275। दिसंबर 31 पे बेटा। सर और क्या जाता है? सर आप चेक करें परचेजेस आ रहा है क्या कोई? हाँ दोस्त, कहीं पे परचेजेस दिख रहा है सर? जरा चेक करेंगे। परचेजेस दिख रहा है बेटा कहीं? चेक करो जरा।
ये मैंने यहाँ बेटा यहाँ वैल्यू लिखनी है। सर अगर परचेजेस होता तो यहाँ आप लेते बेटा, इस सवाल में नहीं है, मैं सिर्फ लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि किसी सवाल में आए तो आप आराम से निकाल लीजिएगा बेटा। सर जरा टोटल करें कितना आ रहा है। सर हैवी टोटल 6275 है। सर यहाँ बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंसिंग फिगर को नाम दूंगा बेटा। जरा बता देंगे कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 31 दिसंबर पे बेटा। बताएंगे सर कितना बैलेंसिंग फिगर आता है। हाँ दोस्त, मुफ्ते के 4 नंबर बेटा। अगर परचेजेस सवाल में हो, नहीं ट्रेड पेबल्स का मतलब उधार देना होता है, परचेजेस थोड़ी होता है। रुमैसा कैसी बातें कर रही हो बेटा। कितना आ रहा है सर 464। इसका मतलब ये आपको ये बता रहा है कि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है पर ओपनिंग इन्वेंट्री से। कितना ज्यादा है बेटा 464। क्या ये इन्वेंट्री अकाउंट। जी जी, पर बेटा सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स में जितनी भी चीजें आती है ना वो सब आएंगी। इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जितनी भी चीजें आती हैं यानी जिनका ताल्लुक इन्वेंट्री से, गुड्स से। परचेज रिटर्न होता तो यहाँ लिखते। ठीक है। तो जिन जिन चीजों का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल्स के यानी गुड्स की बात से है वो सारी चीजें आएंगी। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलते हैं प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। सर सोल ट्रेडर का सवाल है तो आपको याद होगा सोल ट्रेडर के एक सवाल में हम एसओएफपी में क्लोजिंग कैपिटल किस तरह निकालते थे, याद करें। ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। तो जो आंसर आता था ना बेटा उस आंसर को हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां पे यही तो निकालना है सर। आपको ओपनिंग कैपिटल यानी बीडी दिया हुआ है 115793, ले लो बेटा 115793। 1 जनवरी 2023 पे आपका बीडी है बेटा। सर ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होता है तो प्रॉफिट यहां आ जाएगा बेटा 31 दिसंबर 2023 पे। चेक करो प्रॉफिट है कितना, सवाल में उसने दिया है, ये रहा प्रॉफिट 20180 बेटा, चेक करें। तो सर ले लें प्रॉफिट। सर आपको कैसे पता ये क्रेडिट पे जाएगा। बेटा ये ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट से ऐड होता है तो सेम साइड पे आएगा। ड्रॉइंग से लेस हो रहा है तो ड्रॉइंग्स ऑपोजिट साइड पे आएगा। ड्रॉइंग्स कितना है सर, चेक करें। सर ये रहा ड्रॉइंग्स 19260, तो ड्रॉइंग्स क्रेडिट पे आएगा 19260। जरा टोटल बताओ बेटा मुझे कितना आ रहा है। हाँ दोस्त, जरा टोटल बताओ बेटा मुझे कितना आ रहा है सर। 135973। जरा जरा शॉर्टेज भी बता दें कितनी आ रही है। ये जो शॉर्टेज है ये आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। बताएंगे सर कितनी आती है शॉर्टेज। हाँ दोस्त, 116713। 31 दिसंबर पे जिसने यहाँ तक किया उसका 1 मार्क कट जाएगा। 1 जनवरी 24 पे बैलेंस बीडी 116713। आसान पार्ट। पर नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं। सर प्रेमिसेस की कॉस्ट है 100, फिक्सचर्स की कॉस्ट भी है और डेप्रिसिएशन भी है, तो 100 40 और 15। 100 40 और 15 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा बेटा। तो नॉन करंट एसेट्स आपके हो गए 1,25,000। प्रेमिसेस और फिक्सचर्स। करंट एसेट्स पे आ जाएं सर। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास ऑलरेडी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर अकाउंट रिसीवेबल देख लेते हैं, लेस प्रोविजन है नहीं है। सर रिसीवेबल ये रहा। सर प्रोविजन ये रहा। तो 8540 - 427। 8540 - 427 बेटा प्रोविजन का। जरा माइनस करके वैल्यू बताएंगे कितनी आती है। हाँ दोस्त, जरा माइनस करके वैल्यू बताएंगे बेटा कितनी आती है दोस्त। 8113। क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी वैल्यू लिख लो बेटा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी। ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री 6275 आया था बेटा, ऊपर से देखना, ऊपर से देख लो।
सर और क्या है सर? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कुछ है? सर बिल्कुल है, कैश है। बैंक तो ओवरड्राफ्ट है बेटा, सिर्फ कैश जाएगा। कोई अदर रिसीवेबल्स भी नहीं है बेटा, कोई एडवांस नहीं है। 350 का कैश चले जाएगा। जरा करंट एसेट्स का टोटल करेंगे बेटा, कितना आता है इन तीनों का? हाँ दोस्त, इन तीनों का जरा टोटल करेंगे बेटा, कितना आता है? 14738। जरा नॉन करंट एसेट से ऐड करके मुझे बता दो बेटा, मेरा बैलेंस शीट का एसओएफपी का पहला सेक्शन, टोटल एसेट्स कितना है? बताएं बेटा। ऐड करें नॉन करंट एसेट्स में 139,738। आ जाए सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाते हैं। सर आ जाए, कैपिटल से स्टार्ट करते थे बेटा। अब बेटा ये वही है जो मैंने अभी टी अकाउंट बनाया है। कैपिटल ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग्स। यही तो अभी मैंने किया था सर। इससे जो आंसर आता है उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। मैंने कभी लिखवाया नहीं है आपको क्लोजिंग कैपिटल इस वर्ड को, फॉर्मेट समझाते हुए बताया जरूर था, बट कभी हम लिखते नहीं है। ये रहा 115,793, ये रहा 20180, ये रहा 19260। ले लें बेटा एज इट इज। 115,793 प्रॉफिट था बेटा 20180, और ड्रॉइंग्स था बेटा 19,260। तो मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल आया था सर, वो आया था 116,713। ऐड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, देखते हैं कुछ है नॉन करंट लायबिलिटी या नहीं है बेटा। देख लेते हैं। इंतहाई आसान सवाल बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर सर। ओ लेवल्स में तो वैसे भी कुछ नहीं है बेटा। आओ, बहुत बच्चों वाला है। सर कितना है लॉन्ग टर्म लोन? 12,000। सर लॉन्ग टर्म लोन 12,000। सर उसके बाद आए करंट लायबिलिटी पे बेटा। तो सर ट्रेड पेबल्स होगा। सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी है और अदर पेबल्स भी है बेटा। तो आ जाए, वैल्यूज उठा लेते हैं बेटा। सर ट्रेड पेबल्स ये रहा, 5125 बैंक ओवरड्राफ्ट ये रहा बेटा, और अदर पेबल्स 1,000 का ये रहा। तो 5125, 4900 और 1000। 5125, 4900 और 1000 जरा ऐड करके टोटल बताएंगे बेटा कितना आता है? हाँ दोस्त। मुफ्ते के 7 नंबर, कुछ भी नहीं करना था। अगर बगैर एडजस्टमेंट के भी किसी को एसओएफपी बनाना नहीं आती सर, तो बड़े अफसोस की बात है। अगर आपकी मैच नहीं हुई तो 139,738 मैच हो गई। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएं। हाँ दोस्त, क्या ये सब? सर आपसे कहता है, Sarah is considering purchasing a delivery vehicle. She thinks that her sales would increase if she was able to deliver goods to her customer. She would charge a small amount to her customers to cover the cost of delivery. Advise Sarah whether or not she should purchase the delivery vehicle. Justify your answer by providing two advantages and disadvantages. सर दो एडवांटेजेस एंड दो डिसएडवांटेजेस हमें बताने हैं कि सर क्या होगा। सर पहले आंसर प्लान की बात कर लेते हैं। अगेन वही 5 मार्क्स है, यानी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। तो सर पॉजिटिव क्या होगा? सर अगर जो है वो अपनी व्हीकल ले लेती है सारा, तो इससे होगा क्या? सर एक वाइडर एरिया उसको मिल जाएगा टू कवर कस्टमर्स इन ऑल द लोकेलिटीज। अगर वो खुद खुद की गाड़ी लेती है तो कस्टमर दूर का भी हो तब भी वो डिलीवरी प्रोवाइड कर सकती है, यानी एक ज्यादा जोग्राफिकल लोकेशन कवर कर सकती है बेटा। तो पहला पॉजिटिव तो ये हो जाएगा। सर दूसरा पॉजिटिव क्या होगा? दूसरा दूसरा पॉजिटिव एडवांटेज क्या होगा सर? सर जब उसकी पूरे एरिया में सर जब उसकी पूरे एरिया में गाड़ियां चलेंगी तो एडवर्टाइजमेंट भी तो होगी ना सर। रोड पे लोग देखेंगे सारा के बिजनेस की गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको मुफ्ते की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी बेटा। सर नेगेटिव क्या होगा? सर सर आप सवाल में चेक करो, सारा के पास ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा 4900 का। अब वो बेटा कोई नया खर्चा अफोर्ड कर ही नहीं सकती, वैसे ही उसका जो है वो नेगेटिव में चल रहा है बेटा।
तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर वो डिलीवरी व्हीकल लेगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में तो वैसे ही नेगेटिव पैसा है, तो पहले ही बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। तो ये व्हीकल फाइनेंस करना जो है उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। एक तो ये नेगेटिव आप लिख सकते हो। दूसरा बेटा ये लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा, सर ये जो आपसे कह रहा है कि शी वुड चार्ज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कस्टमर्स फॉर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, तो सर उसको सिग्निफिकेंट रनिंग कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ेंगी। हाँ, डेप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो आ जाएं सर, मैं जरा इसको लिखता हूं आप लोगों के लिए। आ जाएं जरा। सर, इफ सारा परचेजेस डिलीवरी व्हीकल, कह रहा हूं ना बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं बेटा। आप सब लोगों के पास बिजनेस स्टडीज है। ये जो मैंने आपको अभी जितने भी आज एडवाइस वाले सवाल लिखवाए हैं, आप इसमें बिजनेस स्टडीज की पूरी थ्योरी लिख सकते हो बेटा, या जनरल नॉलेज। तो अगर कोई कह रहा है सर कि मेरे पास अगर बिजनेस स्टडीज नहीं है, भाई तो ये सारी जनरल पॉइंट्स हैं बेटा जो मैं सोच रहा हूँ। मैं कोई घर से थोड़ी लेकर आया हूँ सोच के या सीख के। आपको जो है वो बिजनेस स्टडीज और जनरल नॉलेज के पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, हमेशा एडवाइस वाले पॉइंट्स में। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? इफ सारा परचेजेस डिलीवरी व्हीकल टू डिलीवर गुड्स टू कस्टमर्स, then she will be able to then she will be able to cover a wider geographical area in order she can cover a wider geographical area she can cover a wider geographical area to market her goods, which will increase which will increase sales and profits of the business. और क्या है बेटा? furthermore एडवर्टाइजिंग का पॉइंट लिखना है बेटा। तो furthermore the delivery vehicle may also be used to advertise her business। फ्री की एडवर्टाइजिंग मिलेगी बेटा उसको। उसकी जाहिर सी बात है, जब डिलीवरी व्हीकल लेगी बेटा, तो उस डिलीवरी व्हीकल पे अपना लोगो वोगो तो डालेगी ना बेटा। और लोगो वगैरह डालेगी सर, तो रोड पे जब वो गाड़ी चलेगी लोगो वाली, तो लोग पढ़ेंगे कि देखो भाई ये सारा के बिजनेस का डिलीवरी व्हीकल जा रहा है। तो मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी सर हमें, ऐसा ही है। उसके बाद सर डिसएडवांटेज में क्या लिखूंगा देखिएगा। ये दो पॉइंट्स मुझे मिले बेटा एडवांटेजेस लिखने के लिए। अब मैं डिसएडवांटेजेस क्या लिखूंगा बेटा, ये देखिएगा सर। डिसएडवांटेज हमने क्या सोचा है? पहला तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो मैं क्या लिखूंगा सर? हाउएवर बाइंग डिलीवरी व्हीकल may be challenging for Sarah as her business, as her bank is already in overdraft position. Therefore, it will be very hard to generate finance. Moreover, the running costs of delivery vehicle, moreover, the running cost of delivery vehicle may result in increased expenses, thereby
रिड्यूसिंग प्रॉफिट्स फॉर सारा। हाँ 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 सर, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? सर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कंक्लूजन को। अब मैं दो कंक्लूजन मैंने आपको पॉजिटिव लिखवाई हैं, एक मैं आपको आ जाए जरा नेगेटिव लिखवाता हूँ। सिंस सारास कैश फ्लो पोजिशन since Sarah's cash flow position is, क्या एक प्रॉपर वर्ड क्या लिख सकते हैं? since Sarah's cash flow position is, कोई अच्छा सा वर्ड बताएंगे यार इंग्लिश का? since Sarah's cash flow position is, नहीं ना, इज नॉट इन सपोर्ट क्या? ऐसे थोड़ी, मुझे ये लिखना है कि अच्छी नहीं है कैश फ्लो पोजीशन। अब मैं बैड या वर्स नहीं लिखना चाहता, दैट इज अ वेरी इनअप्रोप्रिएट वर्ड। सिंस सारास कैश फ्लो पोजीशन इज डिटोरिएटिंग, बिल्कुल मूसा रेशोज में लिखवाया था। देयरफॉर एट द करंट टाइम it will not be appropriate for her to invest in the delivery vehicle। खाली ये नहीं बोला नहीं करना चाहिए, सपोर्ट दो बेटा, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कैश फ्लो पोजीशन क्या हो रही है? डिटोरिएट हो रही है। स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म रेवेन्यू रिसीट्स, डे टू डे जो पैसा आता है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था, रेफर थ्योरी हैंडआउट लिख लीजिएगा 1 मार्क का। जरा जल्दी से बेटा, ये सजेशन वाला 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से ये एडवाइस वाला पढ़ें और मुझे बताएं क्या ये हमें क्लियर है या नहीं है सर। फटाफट चलें बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं सर। सस्पेंस का सवाल है, आ जाएं करते हैं। सर बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। कहता है सुनीता हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। हमें बनाना है बेटा, हमें एंट्रीज बनानी है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू करेक्ट एरर वन ओनली, तो हमें सिर्फ एरर वन ठीक करना है बेटा। आ जाए। कहता है टोटल ऑफ सेल रिटर्न जर्नल 3524 हैड बीन क्रेडिटेड टू परचेजेज अकाउंट। आ जाए, मैंने आपको बताया था ओरिजिनल एंट्री और एंट्री मेट से बनाऊंगा एग्जाम में, यहाँ बनाना ओरिजिनल एंट्री और एंट्री मेट, मैंने आपको बताया था। उसके बगैर जो है बेटा वो नहीं बना सकते आप। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, ऐसा ही है सर। कितनी अमाउंट से होना चाहिए? 3524। ये आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि हैड बीन क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने सेल रिटर्न को डेबिट करने की जगह परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया है बेटा। डेटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, हमने पढ़ा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहता अजम्पशन होती है वो बिल्कुल सही होता है। तो सर रेक्टिफाइंग क्या बनाऊंगा? सर डेटर तो दोनों जगह सही है, सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था बेटा, सॉरी परचेज रिटर्न नहीं, परचेज को क्रेडिट किया है बेटा। सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए, कर दूंगा डेबिट। परचेज को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए था बेटा, बिला वजह क्रेडिट किया है, तो सही करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। देखिएगा, सेल रिटर्न डेबिट, परचेजेस डेबिट और सस्पेंस बेटा क्रेडिट। तो 3524, 3524, और जरा क्रेडिट बता दोगे कितना आता है? हाँ दोस्त, क्रेडिट बता दोगे बेटा कितना आ रहा है दोस्त? बताओ यार, वैल्यू क्या हो गया दोस्त? 7048 आ रहा है, जरा चेक करें। उसके बाद क्या कहता है सर? सस्पेंस अकाउंट बनाना है, इंक्लूड द बैलेंसिंग फिगर एज द ओरिजिनल डिफरेंस, ओपनिंग बैलेंस भी निकालना है बेटा। बेटा वो कह रहा है सेल्स रिटर्न हैड बीन क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न की जगह मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया है। ये कहाँ लिखा है कि सेल रिटर्न को गलत लिखा है? हाँ तला, क्या ये पहली एंट्री सबको भाई? ये जो बच्चे बोले ना सर सेल रिटर्न डेबिट परचेज क्रेडिट होगा, उसने लिखा है सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दिया है परचेज की जगह।
सेल रिटर्न को डेबिट करना था, हमने सेल रिटर्न को डेबिट करने की जगह परचेज को क्रेडिट किया है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमने सेल रिटर्न को डेबिट किया है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। ईशा क्लियर है? चले आए। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाना है, लेकिन आप एंट्रीज बना ले बेटा, मैंने आपको बताया था। परचेज जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट, अंडरकास्ट होता है तो सेम साइड पे आता है, और जब भी ये आता है एक नाम सस्पेंस आता है, बताया था परचेजेस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। एंट्री नहीं बनाओगे तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बन सकता सर, इसीलिए एंट्रीज बना लीजिएगा। उसके बाद कहता है टोटल ऑफ सेल्स जर्नल फॉर 1945 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा इसका मतलब क्या हुआ सर? ओरिजिनल एंट्री हमने क्या बनाई? ओरिजिनल एंट्री हमने बनाई सर डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री हमने बनाई 19415। आपसे कहता है हैड नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, यानी हमने सेल्स को पोस्ट ही नहीं किया, यानी सेल्स को क्रेडिट ही नहीं किया बेटा। तो हमने एंट्रीमेट क्या बनाई होगी? हमने एंट्रीमेट बनाई होगी डेटर तो डेबिट किया होगा, डेटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन हमने क्रेडिट कुछ नहीं किया है। क्यों क्रेडिट नहीं किया सर? क्योंकि सेल्स को पोस्ट ही नहीं किया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? देखिएगा इधर, सर सेल्स को पोस्ट करेंगे, डेबिट वाला सही है तो वहां आएगा सस्पेंस, क्योंकि एरर अफेक्टिंग है। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ। उसके बाद कहता है पेमेंट रिसीव ऑफ पी मेटल हैड बीन डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ एम पटेल। सर ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए? पेमेंट मिली है बेटा आपको, सुनना। यहाँ कर लो, वैसे एग्जाम में जगह यहाँ दी भी है बेटा, तो एग्जाम में यहाँ कर लेना, मसला नहीं है, आप ये जगह यूज कर सकते हो बेटा। वो नीचे वाली भी ऊपर बना, ऊपर वाली जो मैंने की है वो भी नीचे बना लेना, ठीक है। पेमेंट मिली है बेटा कैश डेबिट, ठीक है। और पी मेटल क्रेडिट होना चाहिए 129 से, पी मित्तल है बेसिकली ये। अब बहुत गौर से सुनना, करना क्या है, हमने क्या किया है। ये कहता है, ये तो छोड़ दो कि हमने क्या किया है, हमने पी मेटल को क्रेडिट करना था, एंट्री में क्रेडिट होता है बेटा। हमने पी मेटल को क्रेडिट करने की जगह हमने एम पटेल को डेबिट कर दिया है। पी मित्तल को क्रेडिट नहीं किया, एम पटेल कोई दूसरा अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया। तो हमने क्या किया सर? कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सही रिकॉर्डेड होगा। हमने कैश डेबिट 129 और एम पटेल को हमने डेबिट कर दिया है। भाई एम पटेल तो कोई अकाउंट ही नहीं था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, यानी एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। कैश दोनों जगह सही है, कुछ भी नहीं होगा। पी मेटल को क्रेडिट करूंगा बेटा 129 से, और एम पटेल के साथ कुछ करना ही नहीं था। एम पटेल के साथ कुछ करना ही नहीं था, बिला वजह डेबिट किया था, तो एम पटेल को क्रेडिट करूंगा बेटा, और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। बताएं कितने से डेबिट होगा? ऐड करें 129 प्लस 129, हाँ दोस्त 258। क्या ये एंट्री क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं हाँ दोस्त। क्या ये एंट्री क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं हाँ दोस्त। उसके बाद है, सर कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुनीता 5000 हैड बीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बट नो अदर एंट्री हैज बीन मेड। ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए बैंक डेबिट 5000, कैपिटल क्रेडिट 5000। आपसे कहता है बैंक को तो डेबिट किया है, क्रेडिट कुछ नहीं किया बेटा, तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि डेबिट पे 5000 है, क्रेडिट पे 0 है। सही कैसे करूंगा? सस्पेंस डेबिट कैपिटल क्रेडिट 5000। क्लियर है भाईजान? जल्दी बताएं हाँ दोस्त, बहुत आसान एंट्री है ये भी, जल्दी से बताएं क्लियर है? उसके बाद है रेंट पेमेंट 500 हैड बीन पोस्टेड टू द रेंट एक्सपेंस अकाउंट एज 50। सर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, कैश होगा, रेंट डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500, ये एंट्री बननी चाहिए थी। हमने क्या किया है, हमने रेंट में पोस्ट कर दिया है 50 से बेटा, कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सही रिकॉर्डेड होगा 500 से। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि डेबिट पे 50 है, क्रेडिट पे 500 है। रेंट को अंडरस्टेट किया है, रेंट डेबिट हो जाएगा, अंडरस्टेट होता है तो सेम साइड पे आता है। सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 450 से। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं सारी एंट्रीज हमें हाँ दोस्त। अकाउंट बनाते हैं सर। पहली एंट्री, सर पहली एंट्री सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बेटा, ऑपोजिट पे दो नाम है, दोनों डेबिट हो जाएंगे, सेल रिटर्न एंड परचेजेस। सेल रिटर्न
एंड परचेजेस 3524 से बेटा। उसके बाद दूसरी एंट्री पे आए बेटा, हमने क्या किया था, सस्पेंस को क्रेडिट करना है बेटा 90 से, ऑपोजिट नाम परचेज। सस्पेंस को क्रेडिट करना है 90 से, ऑपोजिट नाम परचेज। जिस तरह मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है आप भी वैसे ही करेंगे एंट्रीज बनाकर, वरना सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा सर, सॉरी टू से। उसके बाद है तीसरी एंट्री, क्या थी, तीसरी एंट्री में बेटा हमने सस्पेंस को डेबिट करना है, ऑपोजिट नाम सेल्स आ जाएगा 19415 से, 19415 से ऑपोजिट नाम सेल्स आ जाएगा बेटा। चौथी एंट्री पे आए सर। सर चौथी एंट्री में सर सस्पेंस डेबिट हो रहा है 258 से, ऑपोजिट नाम पी मित्तल और एम पटेल, पी मित्तल और एम पटेल। उसके बाद है सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट हो रहा है 500 से, अगेन ऑपोजिट नाम कैपिटल। इसको एक एक लाइन ऊपर कर दो यार, मैंने एक लाइन छोड़ी थी ना यहाँ पे। उसके बाद है सर, सर उसके बाद सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 450 से, ऑपोजिट नाम रेंट। सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 450 से, ऑपोजिट नाम रेंट बेटा। जरा टोटल कर दो, तो डेबिट टोटल हैवी आएगा। कोई बताएगा कितना आ रहा है हैवी? हाँ दोस्त, जरा बताएंगे टोटल कितना आ रहा है सर? जल्दी से बताएं सर, टोटल कितना आ रहा है? टोटल करें बेटा, इसको कितना आ रहा है? बताओ बेटा कितना आ रहा है? 31721। सर बीडी हमें खुद निकालना है, इसने कहा था। तो जरा बता दें बेटा बीडी कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। माइनस करें इससे ये दो अमाउंट्स, परचेजेस की और रेंट की। तो मुझे बता दें मेरा बीडी कितना आ रहा है। हाँ दोस्त, माइनस कर दें 450 माइनस 90 कर दें इस अमाउंट से, तो बीडी आ जाएगा आपके पास बेटा। कितना आ रहा है बीडी, चेक करें। 31181। क्या ये क्लियर है हमें? चलें आगे हैं। उसके बाद बोलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स का इतना था। पहले बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर करेक्टिंग एरर्स हमें निकाल दो। तो सर पहले हम हमेशा प्रॉफिट टोटल का इम्पैक्ट ही निकालते थे, लेकिन अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स, परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग ये सब आता है। चेक कर लो कौन सी चीज़ आपकी अफेक्ट करती है। सर सेल्स रिटर्न अफेक्ट करता है बिल्कुल आपके ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा। तो सेल रिटर्न बढ़ रहा है बेटा, मैंने आपको बताया था सेल रिटर्न बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है। तो 3524 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा सेल रिटर्न की वजह से बेटा। मैं यहाँ लिखता भी हूँ, लेस सेल्स रिटर्न। बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, सेल रिटर्न ऑपोजिट है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा बेटा। इसी तरह परचेज बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ता है तो जीपी कम होता है बेटा। तो परचेज बढ़ती है, डेबिट होता है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 3524 से बेटा, लेस परचेज की वजह से बेटा, परचेज के बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा। सर उसके बाद चेक करें। सर सेकंड वाली एंट्री में दोबारा परचेज बढ़ रहा है बेटा। परचेज बढ़ता है प्रॉफिट कम होता है 90 से बेटा। आ जाए, परचेज बढ़ता है प्रॉफिट कम होता है 90 की वजह से बेटा। एरर टू। तो ये आपका एरर वन है बेटा, और ये आपका एरर टू है। उसके बाद है सर, सर उसके बाद सेल्स क्रेडिट हो रहा है। सर सेल्स बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है बेटा, तो 19415 बढ़ा दूंगा प्रॉफिट। उसके बाद है सर, सर इसका मेरे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किसी से ताल्लुक नहीं है, इसका मेरे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किसी से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है, लेकिन इसका ताल्लुक प्रॉफिट फॉर द ईयर से होगा, जीपी में नहीं आता। रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो इसका ताल्लुक मेरे प्रॉफिट से नहीं होगा। तो जरा मुझे बता देंगे बेटा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर करेक्टिंग एरर्स कितना आ रहा है? हाँ दोस्त, बताएंगे वैल्यूज। मेरा करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है?
जल्दी बताएं सर। मेरा करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एरर्स ठीक करने के बाद कितना आ रहा है? 78,500। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त। आगे हैं, उसके बाद चालाकी क्या कर रहा है ये देखो। ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपको कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर करेक्टिंग एरर्स। तो सर ओरिजिनल आपसे करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करवा रहा कि खाली आप बस रेंट लेस कर दो तो आ जाए। आपको बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अब ठीक करो। तो सर इस प्रॉफिट फॉर द ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक थोड़ी हुआ होगा। तो मैं पहले तो एज इट इज ये वाली चीजें तो दोबारा लूंगा ही लूंगा बेटा। क्यों? सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होता है तो नेट प्रॉफिट भी तो चेंज होता है सर। तो ये तो एज इट इज इंटैक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा। सिर्फ एक एडिशनल चीज का इम्पैक्ट आएगा, और वो एडिशनल चीज क्या है बेटा? वो एडिशनल चीज है सर मेरी एक्सपेंस, रेंट। ये रेंट, रेंट यानी एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। बाकी तो सारी जीपी वाली ही चीजें आएंगी बेटा। लेस रेंट के बढ़ने की वजह से 450। जरा बता देंगे बेटा मेरा करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या आ रहा है? हाँ दोस्त। बताओ बेटा कितना आ रहा है? ओ भाई, इसमें माइनस मत कर देना 450। ये ग्रॉस प्रॉफिट था, प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है। तो अभी पूरा चेंज हो जाएगा। वो कर सकती हो, लेकिन आपको दिखाना है पूरा 3 मार्क्स का है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट दिखाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बताएं कितना आता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट लिख ही नहीं सकती उसने, नेट प्रॉफिट लिखा है, तो तुम जीपी से कैसे एक्सप्लेन करोगी उसको? पूरा हमें फिर ट्रेल दोबारा से बनाना पड़ेगा। जरा बताएं कितना आ रहा है मेरा करेक्टेड प्रॉफिट? जल्दी से बताओ बेटा कितना आ रहा है? 40577। क्या ये क्लियर है सर हमें? चलें आगे आए। उसके बाद कहता है सर आखिरी पार्ट, आपको ग्रॉस मार्जिन दिया है और आपसे कहता है सुनीता का सेल्स रेवेन्यू निकाल लो बेटा। सर तो सर मैं कैसे निकालूंगा ये चेक करिएगा। सर हमने पढ़ा है कि मार्जिन होता है तो सेल्स 100% होता है बेटा। और सेल्स अगर 100% है तो कॉस्ट 60 हो जाएगा। हमें यहाँ पे सेल्स निकालना है और हमें मार्जिन पता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट अभी कितना निकाला था करेक्टेड देखो, 78,500 अभी करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था बेटा। तो आपके पास अननोन परसेंट इज 100, नोन परसेंट 40 है, क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू पता है बेटा। तो आपके पास सेल्स कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ दोस्त, जरा बता देंगे करेक्टेड सेल्स कितनी आ रही है? हाँ बच्चों। जिस चीज की वैल्यू गिवन होगी वो आपका नोन परसेंट और नोन वैल्यू बन जाएगा, और जो चीज निकालनी होगी दैट विल बी अननोन परसेंट। बताएंगे कितनी वैल्यू आती है सर? 196,250। तो ये आपकी बेटा सेल्स हो जाएगी। यार रानिया, कैसी बातें करती हो बेटा? सवाल तो पढ़ो। जिसका परसेंटेज दिया है वही होगा ना। यहाँ पे अगर नेट मार्जिन लिखा होता तो मैं नेट प्रॉफिट का परसेंटेज लेता। यहाँ ग्रॉस मार्जिन लिखा है, देखो तो सही बेटा आंखें खोल के। ये बच्चों वाले सवाल पूछ रही हो बेटा। दिस एंड्स हमारा पहला पेपर। मैंने जिस तरह सॉल्व करवाया है पोर्टल पे पूरा ये पेपर लग जाएगा बेटा। आपने उसी तरह सब कुछ सॉल्व करना है अब आगे के पेपरों में। हमारी अगली क्लास कब होगी मैं आज आपको नया पेपर देते ही बता दूंगा कि हमारी अगली क्लास कब है। तो इसी तरह आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है बेटा। थ्योरी, एडवाइस वाले, प्रैक्टिकल, हर चीज आपने करनी है। जो बच्चे ये बोल रहे हैं सर हमारा टाइम पे पेपर नहीं हो रहा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग में बताया था कि टाइम पे पेपर अभी नहीं करना है, अभी ओपन बुक करना है पेपर। ओपन बुक का मतलब आप रजिस्टर से और मेरी प्रेजेंटेशन से देखकर आप पेपर करेंगे। अभी हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अभी हमें अपने आप को एग्जामिन नहीं करना है।
जब कुछ पेपर्स हो जाएंगे, क्वालिटी आ जाएगी, आप लोग का हाथ सेट हो जाएगा, फिर मैं टाइम मैनेजमेंट का बताऊंगा। तो अभी आपने ओपन बुक का मतलब मार्किंग स्कीम देखना नहीं है, अपने रजिस्टर से देख के आपको सवाल सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप अपना रजिस्टर रेफर करोगे। आपको मार्किंग स्कीम देखने की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट अभी करने की जरूरत नहीं है। पहला पहला पेपर कर रहे हो, जाहिर सी बात है टाइम नहीं आएगा। पहले तो आपको ये असेस करना है कि हमें चीजें आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर होती है बात बेटा? तो इसी तरह आपने पास पेपर करना है, एज इट इज। नया पास पेपर भेजूंगा, आज की क्लास